नमस्कार। आंखों देखी सहारनपुर से। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवार हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के, माजिद अली बीएसपी के और राघव लखनपाल बीजेपी के। ये करीबन 17 लाख उम्मीदवारों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जिसमें 9 लाख पुरुष हैं और करीबन 8 साढ़े 8 लाख स्त्री हैं। और यह जो इलाका है करीबन 6 लाख मुसलमानों का है, और बाकी जो हैं आपके हिंदू समाज जो हैं 5 साढ़े 5 लाख, और अगर सब मिलाएं तो करीबन 7 साढ़े 7 बन जाएंगे। कई और जो जातियां हैं। देखिए, मुद्दे यहाँ पे 2-3 उभर के आए हैं। अगर आप किसानों का मुद्दा लें, किसानों का मुद्दा वहीं पे आके रुक जाता है कि गन्ने का भाव ठीक से नहीं दिया गया है। और अगर आप और जो बातें करें तो आज का सहारनपुर का किसान वो यह चाहता है कि जो एमएसपी का मुद्दा है उस मुद्दे को और तीव्रता से, यानी जो कानूनी मांग की गई है एमएसपी को एक कानून बना जाए, उस पे लड़ाई रहेगी। क्या राम रहीम और आपका जो मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों पे लड़ाई हो रही है? देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी कुछ दिन के पूर्व सहारनपुर में थे, तो उन्होंने भी रामनवमी जो शुरू हो गया है उसके विषय में बात किया था। तो कोशिश कहीं ना कहीं तो बीजेपी भी अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कर रही है कि जो राम का मुद्दा है वो यहाँ बना रहे। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो विकास की बातें हैं, जो केंद्र सरकार काफ़ी तीव्रता से कोशिश कर रही है इन चुनावों में आगे रखने की, वो बात भी बढ़ी रहे। अब एक और मुख्य मुद्दा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो लकड़ी पे नक्काशी का है, जो कि एक करीबन 6 साढ़े 6 लाख वोटर जो हैं इस कार्य से जुड़े हुए हैं। 2 लाख करीबन जो वोटर है वो सीधी तरह से जुड़ा हुआ है, और इनडायरेक्टली करीबन 4 साढ़े 4 लाख वोटर इससे जुड़े हुए हैं। और इस क्षेत्र में इन वोटरों का ये कहना है कि हमें कई वर्षों से जो पार्टियां हैं उन्होंने एक तरह से इग्नोर किया है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखें, आज के दिन पे जो मतदाता सहारनपुर का है उसने अपना मत अभी तक नहीं बनाया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। अगर आप जो इमरान मसूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, अगर आप उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं उनकी बात सुने। सम्मानित साथियों, आज का ये चुनाव बिल्कुल अलग माहौल के अंदर देश के अंदर हो रहा है। हर जगह जा नहीं पाऊंगा, हर जगह पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं दौड़ दौड़ कर जाने की। लेकिन चुनाव बिल्कुल अलग परिस्थिति के अंदर है। इस चुनाव के अंदर आज ये तय नहीं होना कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, बल्कि तय ना है देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। देश का संविधान अगर नहीं बचेगा तो आप ये तय समझ लीजिएगा कि देश के दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, उनका अधिकार सबसे पहले सीज होने का काम होगा। जिनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देख करके कि देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक आदमी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसके अधिकार समान हो, उसको एक समान अधिकार देने का काम किया था। बाबा साहेब को उस सपने को चकनाचूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, इनके नेता बयान दे रहे हैं कि हम किस संविधान को बदलने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये देश बाबा साहब के संविधान के प्रति निष्ठावान रहा है, और बाबा साहब के संविधान की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर जहाँ 3,500 से ज़्यादा जातियाँ रहती हूँ, जहाँ 350 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हूँ,
जहां साथियों 50 किलोमीटर के ऊपर भाषा शैली बदल जाती हो, उस देश की विविधता को अगर एकता के सूत्र में किसी ने पिरोने का काम किया, वो बाबा साहब का बनाया हुआ वो संविधान था। जिस संविधान के देश पे इस संविधान को जब बदलने की चर्चाएं हों तो साथियों आज आपको तय करना पड़ेगा। अगर संविधान के प्रति आपकी मोहब्बत है, संविधान के प्रति आपकी निष्ठा है, तो आप तय समझ लीजिए कि एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संविधान को हटाने वाले लोग हैं। मैं अपने बैकवर्ड भाइयों से, पिछड़े भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि संविधान ने ही सब अधिकार सबको देने का काम किया। अगरों से भी कहना चाहता हूँ, ये संविधान किस तरह का लाएंगे और देश के अंदर लोकतंत्र, क्या रशिया जैसा लोकतंत्र होगा, क्या कोरिया जैसा लोकतंत्र होगा, क्या चाइना जैसा लोकतंत्र होगा? इस कौन सा लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं, समझ से बाहर है। और आज कल आए थे प्रधानमंत्री जी हमारे, कल प्रधानमंत्री जी कह गए, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा समझा दूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाहर विदेशों के अंदर 3000 का यूरिया का कट्टा मिलता है और हिंदुस्तान में 300 से कम में यूरिया देने का काम हो रहा है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जहां वो 3000 का कट्टा, जिस तरीके से और भी लोग जिन्होंने कैमरा के सामने बात करने से मना किया, लेकिन कैमरा के पीछे उन्होंने बताया कि देखिए जो अच्छा आप शाहजहांपुर की एक रहने वाली हैं, क्या असेसमेंट, सॉरी सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि क्या मुद्दे हैं? रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, मंदिर मस्जिद से बाहर, मेन मुद्दे तो यही है। और इसको क्या जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, वो उठा पा रहे हैं, इस बात को लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? देखिए, हर आदमी अपने से तो कोशिश करता है, कोशिश में लगे हुए हैं। अब वो है कि लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, और अव्वल तो लोगों के खुद के सवाल भी यही है कि बात करें रोजगार की, बात करें आप एजुकेशन की, तो महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई। मतलब महंगाई के ऊपर कोई क्यों नहीं बोला है? जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो एक हंगामा तारी हो गया था। आज 1100 रुपए के सिलेंडर पे भी पब्लिक खामोश क्यों? तो हम लोग अभी जहाँ पे गए थे और लोगों से बात किया, वो कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ये कॉमन डिबेट नहीं है। आपको क्या लगता है? आप लोगों से मिलती हैं, ऐसे सोशल वर्कर, आप कई महिलाओं से भी मिलती हैं और जो यूथ है उनसे भी मिलती हैं, तो आपका क्या रेस्पॉन्स, मतलब क्या महिलाओं की बात है? महिलाएं बैठ के बात ये करती हैं, प्याज 200 रुपए किलो बिका, टमाटर 250 रुपए किलो बिका, सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया। आप मुझे ये बताइए कि घर चलाएं तो कैसे चलाएं? महिलाओं की तो आम बात यह है। एक आम महिलाओं से जब मैं मिल रही हूँ, वो खुद कहती हैं जी 1100 रुपए का सिलेंडर है, 20 दिन में मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो मैं कहाँ से सिलेंडर लाऊं, कैसे मैं घर चलाऊं, कैसे बच्चों की फीस दूं, स्कूलिंग वो इतनी महंगी हो गई है। मतलब आप ये बताइए कि सस्ता क्या आदमी के अलावा जी। तो क्या ट्रेडिशनली जो, जैसे कि अभी हम देवबंद में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो मुद्दे रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, क्या वो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? भैया, मुद्दे सिर्फ यहाँ के नहीं है, मुद्दे तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। आप यहाँ की बात काहे को कर रहे हो? मुद्दा तो हर आदमी का है। क्या रोटी आप नहीं खाते? क्या रोटी मैं नहीं खाती? महंगाई आप भी झेल रहे हो, महंगाई मैं भी झेल रही हूँ। ठीक। बेरोजगार आपके बच्चे भी हैं, बेरोजगार मेरे बच्चे भी हैं। तो ये जो CAA NRC है, क्या इसको जो, क्योंकि देखिए इकबाल मसूद कांग्रेस से खड़े हुए हैं, माजिद जो हैं BSP से हैं, और क्या ये कैंडिडेट्स इस बात को भी आगे रख रहे हैं अपने कैंपेन में, या जो मुद्दे आप बता रही हैं वो मुद्दों को आगे रख रहे हैं? ये तो मैंने क्या कहा, आपने मुझसे महिलाओं वाले मुद्दे पूछे हैं, तो पुरुष जो है उनके मुद्दे अलग होते हैं, तो वो क्या रख रहे हैं वो तो मैं जाके बहरहाल अपने उनकी से जब डिबेट होगी तब बात होगी। नहीं, आप बहरहाल मेरे से जो इमरान भाई वगैरह की बात हुई है, तो ये वाले मुद्दे तो हैं कि भाई देखिए, आप रोजगार की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप मंदिर मस्जिद से बाहर आए, ये बात करें, लेकिन महिलाओं के मुद्दे तो महंगाई, आलू प्याज ही है भैया। जैसे इरम जी, आपने 58 डेज तक लीड किया है CAA NRC फिर से बेहद सरकसी में टके, तो क्या कहीं फिर से उसको लेके जो फियर था उस समय, या वो चीज़ फिर उभर कर आ रही है सामने? देखिए भैया, मैं बताती हूँ आपको, उभर के आने के लिए अगर किसी ने बहुत मेहनत की है तो
वो तो आज भी यही चाहेगा कि CNRC ना आए, लेकिन गवर्नमेंट ने आदमी को इतना मजबूर कर दिया है आज के टाइम पर कि मतलब आदमी बोले तो क्या बोले और कहाँ तक बोले। आपको ये लीडरशिप आप खत्म करते चले जा रहे हो, उठने वाली आवाजों को कुचला जा रहा है, तो आदमी कहाँ तक चिल्लाएगा। मैं कहती हूँ कि मैं चिल्ला रही हूँ तो मेरे अकेले चिल्लाने से अब क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने सबको हाईजैक कर लिया है। मतलब आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में मौजूदा CM जो है वो जेल में है, हम तो आम आदमी है भाई। अच्छा, CA का जो इम्पैक्ट था, क्या वो फिर से जैसे उन्होंने पूछा कि फिर से उठेगा क्या, मतलब अब तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट शाह जी तो बोल चुके हैं हाँ, कि ये तो लागू होना है। हाँ, तो देखते हैं जब देखा जाएगा, अभी से क्या उस बारे में बात कर सवाल ये क्या ये इलेक्शन में मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? अरे नहीं भैया, इलेक्शन में मुद्दा बनने से क्या मतलब है। अच्छा, हक में कौन है मुझे ये बताइए, CA के हक में है कौन? ढके छुपे लोग वो है कि खामोश बैठे हैं, लेकिन हक में तो कोई भी नहीं है। हक में तो मेरे ख्याल से आप भी नहीं होंगे कि हो फिर। अच्छा, एक चीज़ बात उभर के आ रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत साइलेंट है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ ये बात पूछी जा रही है। क्या ये साइलेंट वोट स्विंग करेगा टुवर्ड्स इंडिया अलायंस, या फिर से जिस तरह से 2019 में भी देखा हम लोग? ये आज के लोग पागल नहीं रहे, पढ़ा लिखा समाज हो गया। अब वो दौर गए कि गांव के प्रधान को बोल दिया पूरे गांव के वोट डलवा दो। आज का टाइम वो नहीं रहा है, दिख सबको रहा है। सोच, अगर आदमी वही है कि न्यूज़ नहीं देखना, कुछ नहीं दे रहा है, फोन हर आदमी के हाथ में है, स्मार्ट हो गई है पब्लिक, उसे भी दिख रहा होगा किसको क्या करना है और कैसे करना है। अगर साइलेंट है तो जरूरी थोड़ी कि आप झंडे उठाओ, शोर मचाओ, तभी आप वोट दोगे। तो यानी वोटिंग पे जो भी चोट पहुंचानी है, वो जिसको भी पहुंचानी है वो पहुंचेगी। होना भी यही चाहिए जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या जो आपको लगता है कि एजुकेशन, जैसे आपने कहा शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या उस मुद्दे को कॉन्क्रीट रूप में अगर बीजेपी प्रेजेंट कर देती है या इंडिया अलायंस प्रेजेंट करती है, तो या हेल्थ सेक्टर, क्योंकि आज के दिन पे आपको कुछ हो जाए इस क्षेत्र में तो दिल्ली भागना पड़ता है या कहीं और क्षेत्र में भागना पड़ता है, तो ये अगर हाईलाइट करके अगर प्रेजेंट किया जाए तो शायद क्या फ़र्क पड़ेगा? आप क्या बीजेपी के लिए वोट मांगने आए हैं मेरे पास, जो आप उनको आप अब बता रहे हैं कि अगर हम ये कर दें तो ऐसे हो जाएगा और अगर हम ये कर दें तो ऐसे हो जाएगा। इस टाइम तो मुद्दों से भटकाने वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या हेल्थ इशू भी यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो हेल्थ इश्यूज को या एजुकेशन इशू को आगे रखेंगे? ये रखना चाहिए। देखिए, वो तो मैं कैंडिडेट से मिलके बता सकती हूँ आपको, उनके वो अपने फिर मुद्दे वो क्या आपकी होंगे। बात कर रहे हैं, वो कि आपकी बात अभी मुद्दे हैं वो प्रबल हैं यहाँ पे सहारनपुर में, और जो राम का मुद्दा है वो रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा कि निर्णायक मत जो है 19 तारीख को जब पहले चरण में जो मतदान होंगे तब वो डलेगा। इमरान जी, आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में क्या मुद्दे सामने रखे जाएंगे या धर्म की राजनीति खेली जाएगी? देखिए, ये चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। जब ये चर्चा बार बार कर रहे थे संविधान बदलने की, तो लोगों के अंदर बेचैनी हुई, और मैं इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ कि खासतौर से दलितों के अंदर वो कांग्रेस के साथ लग रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि देश का संविधान नहीं बचेगा तो उनके अधिकार भी नहीं बचेंगे। सहारनपुर में मुद्दे क्या हैं जिसको आप एक सांसद के रूप में, जब अब तो लग रहा है जिस तरीके से आपकी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं कि आप चुने जाएंगे, तो क्या मुद्दे आप लोगों के लेके जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम की बहुत ज़रूरत है। छोटी सी बीमारी हो जाए तो बाहर भागना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ना डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है। बाकी तो सब चीज़ें छोटी छोटी हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बाकी सब चीज़ें तो लगी हुई हैं। शिक्षा के बारे में इमरान भाई क्या है कि क्योंकि मुस्लिम समाज जो है शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ने की सब लोग कहते हैं, आपका? देखिए, शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है वो बहुत नुकसानदेह है राष्ट्र के लिए, और जितनी फीस इन्होंने बढ़ा दी है, आम आदमी के लिए पढ़ाना भारी हो रहा है। पूरे देश के अंदर काम की ज़रूरत है। कांग्रेस लोगों के लिए करती थी, ये अपने लोगों के लिए करती है।
कांग्रेस देश के लोगों के लिए करती थी। ये कहा जा रहा है बीजेपी से कि कांग्रेस जो है एक अपीसमेंट पॉलिसी खेल रही है जो माइनॉरिटीज के साथ, इस बारे में मैंने कांग्रेस का आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उसके अंदर एक भी लाइन अगर अपीसमेंट की हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब ये झूठ फैला करके, झूठ बोल करके लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा बात ही नहीं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि मैं रोजगार की गारंटी देता हूं, तो उसमें रोजगार की गारंटी देश के नौजवान के लिए दी। उसने देश की नारी के लिए न्याय की व्यवस्था दी कि हम लोग 1 लाख रुपया देंगे। उन्होंने देश के मजदूरों के लिए दिया। उन्होंने देश के अंदर गरीबी के नीचे रहने वाले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी गिनती करा करके उनके अपलिफ्टमेंट की योजना बनाने की बात की। तो उन्होंने देश के लिए बात की, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। इमरान भाई, आप देखिए, सिर्फ सहारनपुर से अगर जीत जाते हैं तो सब लोग खुश होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस चाहता है कि अपना एक जो वजूद था उसको दोबारा से बनाए। थोड़ा सा इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश से अप्रत्याशित नतीजे आने हैं। अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश से नतीजे क्या आ रहे हैं। तो आप इंतजार करिए 4 जून का, केंद्र में सरकार इंडिया की बनेगी। ये जो 400 शोर मचा रहे हैं, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का ये माना जा रहा था वोट जो है कट जाएगा या बढ़ जाएगा, उस पर आपकी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी उसको जिस तरह चलाती है, जहाँ जिस तरह से कैंडिडेट डिसाइड कराती है उस तरह कैंडिडेट होते हैं। जिस तरह बीजेपी चलाना चाहती है उस तरह बहन जी चल रही हैं इस वक्त। तो बहुजन समाज पार्टी तो मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े मिशन मूवमेंट को बहन जी ने क्यों तबाह और बर्बाद कर दिया अपने हाथ से। आपके साथ अभी मैं जो जनता मिल रही है उसमें भी मैं देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता आपके साथ मिल रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं आज जिस तरीके से। ये किसका? लोग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, चूँकि सबको दिखाई देंगे कि बहुजन अब समाज पार्टी को कुछ बचा नहीं है, तो लोग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, सब लोग साथ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नतीजे इंडिया के लिए आएंगे इसमें, मैं वोट की गिनती पे तो नहीं मान रहा हूं, लेकिन सरकार बन पाएगी इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की 100% सरकार बनेगी। देखिए, ये शाइनिंग इंडिया वाला हाल होगा 2004 वाला है। तो 400 पार की जो मोदी जी 400 पार हैं, 200 ना पार करेंगे। ठीक, धन्यवाद इमरान जी हमारे साथ बात करने। और कुछ ये भी बात सुनने को मिली, जो मुस्लिम समुदाय है वो इस वक्त बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ईद के बाद शायद वहाँ पे भी एक गर्मा गर्मी नज़र आने की उम्मीद है। और आपके जो हिंदू समाज है इस वक्त रामनवमी शुरू हो चुकी है, तो उसमें काफ़ी बिजी रहेंगे। लेकिन ये भी माना जा रहा है जो ठाकुर और जाट समुदाय में जो एक तरीके का गर्माहट शुरू हुई है, खासकर आरएलडी के जुड़ने के बाद, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सेंध पहुंचाएगी, ये लोगों का कहना है। अब कितना पहुंचाएगी और पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी ये तो 19 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ साफ नज़र आ रही है और इस चीज़ को हर किसान और हर जो कारीगर है वो बता रहा है। देखिए, मुद्दा इस वक्त महंगाई का बढ़ गया है। इस वक्त बोला जाएगा और समझा जाएगा। जो भी नेता इन मुद्दों पे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे जो बात कर पाएगा, शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे जो एक मार्गदर्शन दे पाएगा, शायद वो इस बार सहारनपुर से जीत के संसद में जाएगा। तो ये बात जो नेता हैं वो भी समझ रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। सहारनपुर का जो मत है वो बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए और बीएसपी के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि फजलुर रहमान जो पिछली बार जीते थे उनको टिकट नहीं देके माजिद अली को टिकट दिया गया है। तो क्या वो दोबारा से बीएसपी को यहाँ पे जिता पाते हैं? क्या मुस्लिम वोट बढ़ता है? क्या हिंदू वोट बढ़ता है?
यह अभी निर्णय नहीं लिया है मतदाताओं ने, और शायद अगले कुछ दिनों में ये निर्णय ले पाएंगे जब कई नेता जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और मायावती, ये तीनों नेताओं का आना निश्चित है। और प्रधानमंत्री जी तो पहले ही यहाँ पे एक विज़िट कर चुके हैं, हो सकता है दूसरा भी उनका चुनावी विज़िट हो इस क्षेत्र में। मोटा मोटी देखिए, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इस वक्त प्रबल हैं सहारनपुर में। अब तक हमने 3 क्षेत्र देख लिए हैं लोकसभा के। अब अगले कुछ दिनों में यूपी के और क्षेत्रों में से भी आंखों देखी जो हमें मिलता है लोगों और मतदाताओं की बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।